तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। स्वागत है सबका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं केजीएफ के चैप्टर 2 के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आपने शायद उसको मिस कर दिया है। और अगर उसको देखा भी है तो उसको आप उतनी अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, या फिर आप उसको देखने के बाद और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये एंड में हुआ क्या, मतलब ये मूवी करना क्या चाहती है। तो इन सभी बातों को मैंने अच्छे से डिटेल में अपने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इसके स्टोरी को समझना चाहते हैं, इसके एंडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप इसके एंडिंग को लेकर के कंफ्यूज हो तो इस वाले वीडियो को जरूर देखना। ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है आनंद से। आनंद वो राइटर रहता है जो केजीएफ चैप्टर 1 में केजीएफ की स्टोरी को सुना रहा था। चैप्टर 1 की स्टोरी को तो वो फिनिश कर देता है, लेकिन चैप्टर 2 के स्टोरी से पहले उसको हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद उसका बेटा विजेंद्र उससे मिलने हॉस्पिटल में आता है और वो जो जर्नलिस्ट रहती है उसके कहने पर वो केजीएफ के कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। वो आनंद के लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ उसको केजीएफ चैप्टर 2 की बुक मिलती है और वो उस बुक के रेफरेंस से, उस बुक के मदद से सेकंड चैप्टर के स्टोरी को सुनाना शुरू करता है। रॉकी गरुड़ा को मारता है और उसके बाद केजीएफ में प्रेजेंट सारे जो वर्कर्स थे, जो लोग वहाँ काम करते थे, वो लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और वहाँ प्रेजेंट सभी गार्ड्स को मार देते हैं। और इसके बाद वो केजीएफ पर अपना राज जमा लेता है। एंड्रयू, राजीव देसाई, कमल और केजीएफ के सारे अलग अलग पार्टनर्स गरुड़ा के मरने की खबर सुन चुके थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि अब विराट अपना राज्याभिषेक करेगा। लेकिन वहाँ रॉकी को देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं और कमल रॉकी को काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, जिसके बाद रॉकी उसको मार देता है। इसके बाद केजीएफ के सारे पार्टनर्स रॉकी से डर जाते हैं और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद रॉकी रीना को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा करके लेकर के केजीएफ चला जाता है और वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। और इधर केजीएफ में काम करने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। रॉकी उनको अच्छा खाना पीना, रहने की व्यवस्था और कपड़े वगैरह देता था और रॉकी बलराम को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद बलराम रॉकी के सिक्योरिटी का पूरा अपना बोझ अपने कंधे पर ले लेता है और वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है, उन लोगों को बंदूक चलाना भी सिखाने लगता है ताकि वो लोग रॉकी के सिक्योरिटी का काम कर सकें। इसके बाद हमको पता चलता है कि केजीएफ में सिर्फ एक माइंस नहीं थी, वहाँ पर 9 अलग अलग माइंस थी, जिसको कि सबसे छुपा करके रखा गया था, क्योंकि हर्षवर्धन चाहता था कि केजीएफ से सोना धीरे धीरे निकले और हजारों सालों तक केजीएफ चलता रहे। इसलिए वो सिर्फ एक माइन में ही खुदाई करता था और बाकी के 8 माइंस को उसने बंद करके रखा हुआ था। लेकिन रॉकी उन सारे माइंस को खुलवा देता है और फुल स्पीड में वहाँ से सोना निकालने का काम करने लगता है। रॉकी को इतनी तेज़ी से ग्रो करते हुए देखकर एंड्रयू और राजीव देसाई खुश नहीं थे। वो समझते थे कि रॉकी से डायरेक्टली पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है, तो वो चाहते थे कि रमिका इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि अब रॉकी को रोकने वाली सिर्फ वही थी। वही एक इकलौता इंसान बची हुई थी जो रॉकी को रोक सकती थी। इसके लिए वो सारे पॉलिटिशियंस को डरा धमका करके और प्रेजेंट सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। तभी हमको पता चलता है कि अधीरा अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो केजीएफ पर अटैक कर देता है और एक चेक पोस्ट पर अपना कब्जा भी जमा लेता है। और अब रॉकी को मारने के लिए उसका केजीएफ से निकलना बहुत ही ज़रूरी था, तो उसको केजीएफ से बाहर निकालने के लिए उसके बाकी पार्टनर्स जो रहते हैं प्लान बनाते हैं। वो सब लोग मिलकर राजीव देसाई को मार देते हैं और राजीव देसाई के मरने के बाद अपने पिता की मौत की खबर सुनकर रीना भागती हुई केजीएफ के बाहर चली आती है और उसके पीछे पीछे रॉकी भी बाहर आ जाता है। और तभी अधीरा के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और वो अधीरा के आदमियों को मार ही रहा था, उन लोगों से फाइट कर ही रहा था, तभी अधीरा दूर से उसको शूट कर देता है। वो चाहता तो रॉकी को यहाँ मार भी सकता था, वो रॉकी को यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि केजीएफ के सभी लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसको अपने भगवान की तरह मानते हैं। और वो चाहता था कि सब लोग रॉकी को ऐसे तड़पते हुए देखें ताकि उनका उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए और अधीरा का खौफ सबके मन में पूरी तरह से बैठ जाए। और साथ ही साथ मुंबई में भी जितने रॉकी के सपोर्टर्स थे उनको शेट्टी मरवा देता है और अब रॉकी ऑलमोस्ट हर तरह से हार चुका था और धीरे धीरे केजीएफ से अपना कंट्रोल खो रहा था।
लेकिन जैसे ही रॉकी की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, वो बहुत सारा सोना और पैसा लेकर के वहाँ से दुबई चला जाता है। सब लोगों को लगता है कि रॉकी उनसे डर के भाग गया, लेकिन वो वहाँ जाकर इनायत खलील से मिलता है और उसको बिजनेस ऑफर करता है कि वहाँ अफ्रीका से आने वाले सोने को डायरेक्ट वो इंडिया में लेकर के आएगा और पूरा रिस्क भी उसके ऊपर ही रहेगा। पहले तो खलील इन सब के लिए नहीं मानता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि रॉकी ने मुंबई पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है, तो वो इन सब चीज़ों के लिए मान जाता है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। और अब रॉकी जो पैसे लेकर के गया था, वो खलील से बहुत सारे ऑटोमेटिक गन्स खरीद करके लेकर आता है और केजीएफ वापस आकर वो ट्रक में बहुत सारे लोगों को भरकर अधीरा पर अटैक कर देता है। और रॉकी की ऑटोमेटिक गन्स के सामने अधीरा बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। लेकिन रॉकी अधीरा को नहीं मारता है, वो उसको जिंदा छोड़ देता है और उसको भी एक सेकेंड चांस देता है और वो प्रेजेंट सरकार को गिरने से भी बचा लेता है। और ऐसे ही धीरे धीरे 2-3 साल और भी बीत जाते हैं और अब समय आता है फिर से इलेक्शंस का। और अब इलेक्शन में रमिका जीत जाती है और जीतते ही वो रॉकी के पीछे पड़ जाती है। वो उसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस जुटाने का काम करने लगती है और इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बनाती है। वो रॉकी के अलग अलग ठिकानों पर छापा डलवाती है, लेकिन वहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक सोने का बिस्किट रहता है जो पुलिस के हाथ लगता है और सिर्फ एक सोने के बिस्किट के लिए रॉकी पूरे पुलिस स्टेशन को जला देता है, उड़ा देता है और वहाँ से उस सोने की बिस्किट को लेकर के वापस आता है। इसके बाद वो रमिका के पास जाता है और उसको एक फाइल देता है। वो बोलता है कि इसमें उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ्स हैं, लो हमको अरेस्ट कर लो। रमिका इससे पहले कि कुछ करती, उसको पता चलता है कि रॉकी उसके पार्टी के 200 से भी ज़्यादा मेंबर्स को फंड करता है, तो अगर वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है तो उसके सरकार को गिरते समय नहीं लगेगा। और इसके बाद रॉकी वहाँ से वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो गोल्ड के सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है। और यही वो टाइम था जब अधीरा केजीएफ पर फिर से अटैक करने की प्लानिंग करता है। वो जानता है कि सामने से अटैक करने पर तो उससे जीत पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो एंड्रयू को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो किसी एक ऐसे माइन का पता लगाए जो केजीएफ के बाहर तक जाता हो, ताकि वो दूसरे साइड से खुदाई करना शुरू करे और उस माइन के रास्ते केजीएफ में इंटर कर जाए। एंड्रयू इसका पता भी लगा लेता है और वो उसी रास्ते से केजीएफ के अंदर घुस जाता है अटैक करने की पूरी प्लानिंग के साथ। अब तक रॉकी और रीना ने शादी कर ली थी। रीना रॉकी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इससे पहले कि रॉकी कुछ रिएक्ट करता, अधीरा दूर से ही गोली चलाता है और गोली सीधे रीना को लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद रॉकी और अधीरा की एक फ़ाइट सीन है जो 15 से 20 मिनट का है और वो फाइट सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल है। और इस फाइट सीन के बाद अधीरा मर जाता है और रॉकी उसको मार देता है। और इसके बाद रॉकी को पता चलता है कि अधीरा को इस माइन के बारे में इंफॉर्मेशन उस पॉलिटिशियन ने दिया था जो इनके टीम में था और उसके अगेंस्ट अभी तक जितनी भी प्लानिंग्स हुई थी वो सब उसने ही किया था, चाहे वो केजीएफ पर अटैक करवाना हो या फिर शुरू से लेकर के वही सब कुछ प्लान कर रहा था रॉकी के अगेंस्ट। इसके बाद वो सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है और वहां डायरेक्टली सबके सामने ही उस पॉलिटिशियन को मार देता है। इसके बाद रमिका के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है रॉकी के अगेंस्ट और वो इसके बाद उसके नाम का डेथ वारंट जारी कर देती है और एक बहुत बड़ी फौज लेकर के रॉकी को पकड़ने के लिए केजीएफ जाती है। लेकिन रॉकी वहां पर नहीं मिलता है और इंडियन एयरफोर्स केजीएफ पर बहुत सारे मिसाइल्स को फायर करती है और केजीएफ को बुरी तरह से तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन उसके पहले रॉकी ने वहां पर काम करने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था और उनकी अच्छे से रहने की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद इंडियन नेवी को पता चलता है कि एक शिप इंडिया के बॉर्डर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। उसी शिप में रॉकी रहता है और उसने खुद ही ये इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी को दिया था। उसने केजीएफ का सारा सोना उसी शिप में भर करके रखा हुआ था। नेवी बहुत वार्न करती है रॉकी को कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो मानता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। और इसके बाद रमिका ऑर्डर करती है फायर करने का और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रॉकी समुद्र के अंदर गिर गया है और वो डूबता हुआ जा रहा है, साथ ही साथ उसका सारा सोना भी उसके साथ ही डूब रहा है।
अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ स्टोरी ख़त्म हो गई, वैसे मूवी में तो स्टोरी यहाँ ख़त्म हो भी गई है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें उस छोटे से सीन में ही बहुत कुछ ये मूवी कहने की कोशिश करती है, और बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं जो उस 1 मिनट के सीन में हम लोगों को देखने को जानने को मिलता है। क्या रॉकी सही में मरा है या नहीं मरा है, क्या ये सब उसकी कोई चाल है या फिर क्या है, वो क्यों एक तरह से सुसाइड कर लेता है, मतलब खुद ही नेवी को इन्फॉर्म करता है कि हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और खुद ही वहाँ पर सारा सोना लेकर के निकल जाता है, पूरा सोना समुद्र में डुबा देता है। ऐसा क्या करता है, क्यों करता है, ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन केस आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही था इस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।